रक्षिता जस्ट ये बता देना व्यू कितना आ रहा है क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल्स जो मैंने दिए थे बच्चा, जो नहीं हुए वो बता दीजिए, मैं करा देता हूं। अगर कोई न्यूमेरिकल आपका नहीं हुआ है सॉल्व, एक नहीं हुआ है, कौन सा? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए कोई बात। अगर इसके अलावा और कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, पहले ये क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है? बस अब बात नहीं करेगी क्लास, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन दिया था? एक कार एंड ए ट्रक हैव काइनेटिक एनर्जीज ऑफ 8 into 10 to the power 5 जूल एंड 9 into 10 to the power 5 जूल। कार और ट्रक दोनों की क्या गिवन है? काइनेटिक एनर्जीज, ठीक है? इफ दे आर ब्रॉट टू हॉल्ट एट द सेम डिस्टेंस, तो आपका वो आपके रुक गए हैं, एक कुछ डिस्टेंस जाकर रुक गए हैं, ब्रेक लगाए होंगे, ऑब्वियसली फोर्स लगाया गया होगा, ब्रेक से फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स? अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर की तरफ जा रहा है ट्रक और कार, अगर ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगने से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तभी तो रुकेगा वो। अगर फेवर में फोर्स लग जाएगी फिर तो तेज नहीं भाग जाएगा। तो एक्सीलरेटर क्या करता है? आपके व्हीकल को जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन में और फोर्स देता है, जिससे कि आपकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। ब्रेक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देता है, जिससे वेलोसिटी कम हो जाती है या बिल्कुल रुक जाते हो। तो यहाँ पर दोनों को बताया गया कि वो हॉल्ट यानी रुक रहे हैं सेम डिस्टेंस पे जाकर। फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्सेज अप्लाइड टू बोथ द व्हीकल्स। कितनी फोर्स लगाई गई है दोनों व्हीकल्स पे? मतलब जब दोनों पे फोर्स लगाई गई उन्हें रोकने के लिए, तो रुकने से पहले बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करी है उन्होंने। ब्रेक लगाए, कार भी चल रही थी, बस भी चल रही थी, दोनों की कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, दोनों के ब्रेक लगे होंगे, यानी दोनों पे फोर्स लगा होगा और दोनों कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक गए। तो जो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके रुके हैं वो डिस्टेंस दोनों ने बराबर कवर करी है। सपोज दोनों ने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक गए। अब ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाते एकदम से तो रुकते नहीं है, कुछ डिस्टेंस पे जाकर फिर रुकते हैं कंप्लीटली। तो वो जो दोनों ने डिस्टेंस कवर करी है वो बराबर डिस्टेंस कवर करी है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है ना? रेस्ट में आने से पहले दोनों ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करी है। आई बात समझ में? है नहीं? क्लियर है? तो दोनों एक काइनेटिक एनर्जी से चल रहे थे, कुछ ब्रेक लगे होंगे, उन पे कुछ फोर्स लगी होगी, इस फोर्स के लगने से वेलोसिटी कम होती गई, वो रेस्ट में आ गए। तो बिफोर कमिंग टू रेस्ट या रेस्ट में पहुंचने से पहले कुछ दूरी उन्होंने ट्रेवल करी थी, वो दूरी क्या करी? बराबर ट्रेवल करी। ये किसका पेपर गिरा हुआ है? सब मेरा। तो कैसे करेंगे बच्चा? देखिएगा, हमें काइनेटिक तुम क्या जोकर बनने आए हो यहाँ पर? एक सामान उठाओगे दूसरा गिर जाएगा, दूसरा उठाओगे तीसरा गिर जाएगा। हाँ, ये मत गिर देना जो ये तंबू खड़ा है। इसकी शुभांशी दी कि नहीं तुमने कॉपी? इसकी है शुभांशी आई है। लो कैच, वेरी गुड। रिधिमा कैच। लड़के सोचते हैं यही कैच कर सकते हैं। आकांक्षा कैच, वेरी गुड। तो देखिए बेटा, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? एफ एस। पढ़ा है? वर्क डन क्या है? एफ एस। हमें काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो दे रखा है, निकालना क्या है? रेशियो फोर्सेस का निकालना है कि दोनों पे कितनी फोर्स लगाई गई होगी। फोर्स का रेशियो, अलग अलग फोर्स नहीं निकालनी है, दोनों पे जो फोर्स लगी है उसका रेशियो निकालना है, ठीक है ना? कार पे भी फोर्स लगी, बस और ट्रक के ऊपर भी फोर्स लगी है, दोनों पे कुछ फोर्स लगाई गई और फोर्स से वो रुक गए हैं, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके रुके हैं। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पता है, दोनों पे जो फोर्स लगे उसका रेशियो निकालना है। तो वर्क डन होता है एफ इंटू एस। और वर्क डन एक तरीके से और निकाला है वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी। तो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये होता है ना फॉर्मूला। तो चेंज कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, इनिशियल हाफ mu स्क्वायर है, ठीक है? तो हाफ mv। फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है बेटा यहाँ पर? 0, क्योंकि आपके दोनों कार और ट्रक दोनों पे जब फोर्स लग रही है तो क्या हो रहा है? केम टू हॉल्ट का मतलब है वो रेस्ट में आ रहे हैं। तो ये वर्ड याद रखना, हॉल्ट वाला, ये कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना इससे। तो ये तो वेलोसिटी जब 0 है फाइनल, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, और ये कह रहा है कि हाफ mu स्क्वायर। लिख देता हूं मैं सजेस्ट, फाइनल वेलोसिटी क्या है?
जीरो, तभी हमने हाफ एम वी स्क्वायर की जगह जीरो लिख लिया, क्योंकि बेटा किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करोगे जीरो से तो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका ये रह गया। तो एफ इंटू एस क्या आ गया आपका -1/2 एम यू स्क्वायर, ये एक रिलेशन आ गया। ये हमने एक रिलेशन निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस रिलेशन को अप्लाई करेंगे कार के ऊपर। तो सो फॉर कार, अगर हम ये रिलेशन कार के ऊपर अप्लाई करते तो हम मानते हैं कि हमने माना कार के ऊपर फोर्स कितना लगाया गया F1, कार के ऊपर कितना फोर्स लगाया गया F1, और उस फोर्स को लगाने से हमने माना वो कितना डिस्प्लेस किया S1। समझो, मैंने एक जनरली वर्क डन का फॉर्मूला लगाया F इंटू एस की टर्म्स में भी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि जीरो है तो ये काइनेटिक एनर्जी तो हो गई जीरो, ये रह गया -1/2 एम यू स्क्वायर। तो F इंटू एस का इसके साथ ये रिलेशन मिल गया अभी एक जनरल। इस रिलेशन को अप्लाई करूंगा कार के लिए भी और इस रिलेशन को अप्लाई करूंगा ट्रक के लिए भी। ठीक है, तो कार के लिए अप्लाई करेंगे तो कार के ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी मान ली मैंने F1, और फोर्स के लगने के बाद वो कितना डिस्प्लेस किया S1, ये मैंने मान लिया। अब -12 एम यू स्क्वायर, यह हाफ एम यू स्क्वायर किसको बता रहा है एक तरह से काइनेटिक एनर्जी को, तो मैंने ये मान लिया काइनेटिक एनर्जी 1। ये काइनेटिक एनर्जी 1 किसकी काइनेटिक एनर्जी बन रही है बेटा कार। ठीक है, तो ये आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही फॉर ट्रक, ट्रक के ऊपर भी इस रिलेशन को अप्लाई करता हूं। ट्रक पे हम मान लेते हैं कितनी फोर्स लगाई गई F2, उस फोर्स को लगाने से हमने माना कितना डिस्प्लेस हुआ वो S2 -12 एम यू स्क्वायर। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या मान लेते हैं, इसे U1 बोल दो या फिर छोड़ो ऐसे U ही मान लेते हैं। ठीक है, तो एक काइनेटिक एनर्जी 2, हाफ एम यू स्क्वायर, ये वही तो है काइनेटिक एनर्जी तो है, बस इसे काइनेटिक एनर्जी 1 बोल दिया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार को, और ये काइनेटिक एनर्जी 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक। ठीक है, तो इस जनरल रिलेशन को कार और ट्रक दोनों के ऊपर अप्लाई करा मैंने, कोई दिक्कत, बस एक इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड कर दो। नाउ इक्वेशन 1 डिवाइड करते हैं किससे, इक्वेशन सेकंड से। तो F1 इंटू S1 अपॉन में क्या आ जाएगा F2 इंटू S2 इज इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1, यानी आपकी कार की काइनेटिक एनर्जी अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ, तो माइनस से तो माइनस कट हो गया ये। ठीक है, और S1 से S2 कट हो गया। गिवन है हमें क्या कि दोनों ने बराबर डिस्टेंस कवर करी है, गिवन है ना। तो S1 S2 मैंने मान लिया था पहले कि कार के ऊपर जब फोर्स लगा था तो वो S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहां मैंने माना कि ट्रक के ऊपर जब फोर्स लगा F2 तो वो S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि दोनों ने डिस्टेंस बराबर ट्रेवल करी थी। तो मैंने यहां अलग अलग मान लिया उन्हें, लेकिन बाद में मैंने मेंशन कर दिया कि दोनों डिस्टेंस ट्रेवल उन्होंने बराबर ही करी है, तो S1 और S2 क्या होंगे सेम होंगे। तो इसलिए जब सेम होंगे तो उन्हें काट सकते हो आप एक दूसरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बस इसके बाद आपको क्या करना है भाई, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो तो दिया हुआ है, पुट कर दीजिए, किसका रेशियो आ जाएगा फोर्स का। काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो पुट करिए, फोर्स का रेशियो आ जाएगा। बताइए क्या आ रहा है आंसर। इसके बाद अगर आप सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या आंसर आ रहा है भाई। काइनेटिक एनर्जी 1 मतलब कार की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, मतलब काइनेटिक एनर्जी कार की कितनी दी हुई है 8 इंटू 10 टू दी पावर 5, और काइनेटिक एनर्जी ट्रक की 9 इंटू 10 टू दी पावर 5। 10 टू दी पावर 5 से 10 टू दी पावर 5 कट जाएगा, तो फोर्स का रेशियो क्या रह जाएगा 8/9, ये आंसर आएगा। तो F1/F2 यानी फोर्स का रेशियो आने वाला है 8/9। कर लीजिए, इतना आप करिए और उसके बाद सॉल्व खुद कर लीजिए वैल्यू पुट करके दोनों। सही है क्वेश्चन। तो आपको पहले जनरल रिलेशन निकालना पड़ा, उसके बाद आपको ये सॉल्व हो पाया है। पास अभी है ये बोर्ड।
मार्क्स कैसे कैसे आए हैं टोटली करा? यस सर। कितने मार्क्स है? 34 आउट ऑफ 35। वेरी गुड। नहीं मिली 33.5 मतलब 34 ही हो गए। 33 31.5 30 नहीं मिली नहीं मिली। आप तो टेस्टिंग दे रहे 24 कम आया। आप बीच में गैप में देना गड़बड़ हो गई कोई बात नहीं। आपकी नहीं मिली। कृष्णा केशव प्रियांशु की नहीं मिली। किसी और की बॉयज में और किसी को की 31 32। चलिए वेरी गुड। एक बच्चा आया जो अभी तक कम मार्क्स का है और तो सब अच्छे हैं। आपकी मिली रखी? कोई नहीं करो काम। और किसी की मिली? अश्मित 31 बताया। गर्ल्स में किन की मिली है? कितने है ऋषिता? 33 आपकी हुई। चलिए वेरी गुड। और रिधिमा कर रहे हैं टोटल। और किसकी कॉपी मिली है बच्चे? 27.5 और बस रिधिमा की और मिली है कॉपियां। सुभाषी आपकी भी तो मिली है कॉपी। कितने हैं? 33 बताया। अच्छे मार्क्स तो ऐसे काफी बच्चों के हैं ना। आउट ऑफ 35 अगर मैं बात करूं 30 अबव अगर आ रहे हैं तो इट्स गुड। अच्छी बात है ना। 34 35 तो 35 किसी के नहीं है ना। एक क्वेश्चन सभी का गलत है एमसीक्यू। एक नहीं सभी का तो नहीं कहूंगा लेकिन काफी बच्चों का गलत है जिनके 35 आ सकते थे। वो एमसीक्यू गलत था कार्बन वाला। कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? तो आपने पता नहीं क्या क्या लिख दिया 12 ग्राम। उसका 1.99 करके था शायद मैंने पढ़ाते हुए बताया भी था उसका। ठीक है तो वो गड़बड़ हो गई। एक बार मैं डिस्कस कर लूंगा उसे। अभी मैं थोड़ा चैप्टर पे फोकस कर रहा हूँ। जैसे ये चैप्टर होगा उसका टेस्ट मैच हो जाएगा ना उसके बाद पेपर में जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे ना आपको बता दूंगा। क्लियर हो गए बेटे? आ गया आंसर? 8/9 आएगा। वैल्यू पुट कर दो दोनों की। कार की काइनेटिक एनर्जी पुट करनी है ऊपर। Ke1 काइनेटिक एनर्जी कार की है और Ke2 काइनेटिक एनर्जी ट्रक की। वैल्यू पुट करो 10⁵ दोनों के कट जाएंगे एक दूसरे से। 8/9 आंसर आ जाएगा। डन। और कोई क्वेश्चन जो आपके डाउट में है बताइए। नहीं है तो आगे चलते हैं बेटा। वैसे एक बार आंसर डिस्कस कर लेता हूं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था एक और कार और ट्रक वाला उसका 1/3 आएगा। और उससे पहले वाला जो क्वेश्चन था जिसमें ऑब्जेक्ट था 20 किलो वाला है ना। कार और ट्रक वाले से पहले वाला ही क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg दिया है जो डिस्प्लेस हुआ है 30 मीटर। उसका आंसर आएगा वेलोसिटी का तो आएगा 7.5 और काइनेटिक एनर्जी आएगी 562.5। और इससे पहले था प्लेयर ने जो किक करी है बॉल ठीक है ना। इसमें आपका 320 जूल आएगा क्योंकि पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ा होगा आपको। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई होगी तो वेलोसिटी मिली होगी फाइनल। तब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे क्योंकि मास तो हमें पता है। मास पता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। v नहीं पता था। पहले फोर्स इक्वल्स टू ma से a निकाला। फिर उसके बाद आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v निकाला एंड काइनेटिक एनर्जी में फिर v पुट कर दिया तो आंसर आ गया होगा। ठीक है। स्टिल अभी भी नहीं हुआ होगा क्वेश्चन तो मैं सॉल्यूशन ग्रुप पे शेयर कर लूंगा। ठीक है ना। फिर भी बच्चों के लिए मैं इसका आज सॉल्यूशन ग्रुप पे शेयर कर लूंगा। ठीक है जिससे जिनका ना हुआ वो कर लेता हूं। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ध्यान दीजिएगा प्लीज बात न करिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी आपकी बात करते हैं कब? जब कुछ वर्क डन करने से ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो रही हो, साइज चेंज हो रहा हो या फिर हाइट चेंज हो रही हो। ठीक है ना। तो शेप चेंज करने का मतलब आप समझ रहे हैं। बलून अगर बलून लेकर आप उसके हल्का सा प्रेस करते हैं तो उसकी क्या हो जाएगी? शेप चेंज। ठीक है ना। आपने कोई रबर बैंड लेकर स्ट्रेच कर दिया, स्प्रिंग लेकर स्ट्रेच कर दी तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तब भी बो एंड एरो, बो आपने पकड़ के उसका जो पीछे वाला थ्रेड होता है उसे पकड़ के स्ट्रेच किया, शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। तो अगर कुछ वर्कडन आपने किया है किसी ऑब्जेक्ट पर और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्कडन होने की वजह से
वो ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाती है, साइज चेंज हो जाता है, या उसकी वर्टिकल पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी हाइट। अभी वो ग्राउंड पे रखा है तो हाइट 0 है, ग्राउंड से उठाकर आपने कहीं भी ऊपर रख दिया तो उसकी हाइट चेंज हो गई, ठीक है ना। अभी ये डस्टर यहां पे रखा है, उठाकर मैं ऊपर ले आया तो हाइट चेंज हो गई। तो जितना वर्क डन यहां से ऊपर यहां तक हाइट पे लाने में लगा होगा, जितना वर्क डन, उतनी इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई होगी। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो जब भी वर्क डन करके किसी चीज की शेप चेंज कर देते हो, या साइज चेंज कर देते हो, या उसकी वर्टिकल पोजीशन हाइट चेंज कर देते हो, तो जितना वर्क डन लग रहा है ना उसमें, वो उसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? एनर्जी की फॉर्म में। कौन सी एनर्जी की फॉर्म में? पोटेंशियल, ठीक है ना। तो अगर आप स्प्रिंग पकड़ के ऐसे दबाते हो, कंप्रेस करते हो, वर्क डन करना पड़ेगा उसमें आपको कुछ, तो जितना वर्क डन करके किसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर दोगे, ठीक है, उतना उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और जब वो वर्क डन करना बंद कर दोगे, तो क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, तो जैसे ही आप कंप्रेस करना बंद करोगे, यानी अपने हाथ हटाओगे, तो स्प्रिंग क्या होगी? दोबारा से एक्सपेंड करेगी, इधर उधर उछल के चली जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई थी। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो जैसे आप वर्क डन करना बंद करोगे, यानी उसे कंप्रेस करना बंद करोगे, तो वर्क डन ऑलरेडी तो कर चुके ही हो ना, तो जो उसके अंदर वर्क डन करने से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्या होगा? वो अपनी शेप दोबारा से रीगेन कर लेगा। होता है ऐसा? नहीं होता है, ठीक है। धनुष बाण में भी तो ये होता है, बॉ एंड एरो में आप पकड़ के उसे स्ट्रेच करते हो ऐसे, तो जब आप ऐसे स्ट्रेच करते हो तो उसमें वर्क डन लगा, शेप चेंज हो गई बॉ की। और जब आप वर्क डन करना बंद कर देते हो, यानी छोड़ते हो, तो जो वर्क डन लगा है उसकी शेप चेंज करने में, उसे स्ट्रेच करने में, वो वर्क डन उसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और जैसे ही आप छोड़ते हो तो एरो दूर जाके गिरता है। क्यों? क्योंकि वर्क डन करने से शेप चेंज हुई बॉ की, उसमें स्टोर हो गई एनर्जी, किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और जब आपने रिलीज किया उसे, तो एरो आगे गया, क्योंकि आपने क्या लगाई थी? क्या हो रहा है? तो आपने जो वर्क डन किया था, उस वर्क डन को करने से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, शेप चेंज हो गई थी बॉ की। और जब आपने उसे रिलीज किया तो वो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि आपने जब उसे रिलीज किया तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। उस काइनेटिक एनर्जी के साथ ही तो वो एरो आगे जाके गिरा। गलत तो नहीं कह रहे? तो यहां से एक चीज और भी क्लियर होती है आगे का टॉपिक, की एनर्जी क्या होती है? कंजर्व। बस वो एक फॉर्म से क्या हो रही है? दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट। तो आपने वर्क डन किया, जितना आपने वर्क डन किया उस बॉ को खींचने में, उतना उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई पोटेंशियल की फॉर्म में। जब आपने उसे रिलीज किया तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी वहां स्टोर हुई थी, वो सब कन्वर्ट किस में हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही एरो कहा गया? आगे जाके गिरा, ठीक है ना। अगर आप बॉ लेके ऐसे खड़े हो जाओ और एरो उसमें लगा लो, स्ट्रेच ना करो, तो वो जाएगा क्या? एरो आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, वो तो यहीं गिर जाएगा, ठीक है ना। जब स्ट्रेच करोगे, वर्क डन करोगे, तो एनर्जी स्टोर होगी। और जब उसे छोड़ोगे तो जो एनर्जी स्टोर हुई है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हुई थी, क्योंकि उससे शेप चेंज हुई थी, ठीक है। अब जब वो रिलीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी किस में बदलेगी? काइनेटिक में बदलेगी। तो ये सारा कंसेप्ट इसके अंदर ही है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्लियर होना चाहिए कि जब भी आप कुछ काम करते हैं, पहला पॉइंट तो जनरल वे में मैं पहले दिन से बोल रहा हूं चैप्टर के, कि जब हम भी कुछ वर्क डन करते हैं तो जितना वर्क डन हम करते हैं हमारी एनर्जी खर्च होती है, और जिसके ऊपर वर्क डन कर रहे हैं उसके अंदर एनर्जी गेन। अब इट डिपेंड्स कि हमने क्या वर्क डन किया है, उस पर डिपेंड करेगा कि जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन हुआ है उस ऑब्जेक्ट ने किस फॉर्म में एनर्जी ली है। अगर हमारे वर्क डन करने से कोई चीज मोशन में आ जाती है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आ गई? काइनेटिक। अगर हमारे वर्क डन करने से किसी की शेप, साइज और पोजीशन चेंज हो जाती है वर्टिकली, तो हमारे वर्क डन से उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल आ गई। तो इट डिपेंड्स कि हमारे वर्क करने से हमने वर्क किस टाइप का किया है, ठीक है ना। मैंने किसी को हिट किया, ठीक है, तो मेरे वर्क डन करने से यहां पर एनर्जी आई, कौन सी? साउंड। पोटेंशियल कहां से आ गई? शेप चेंज होगी इसकी। अगर हो जाती है, टूट जाता तो बाकी की शेप चेंज हो गई तो पोटेंशियल आ गई। अभी तो क्या आ रहा है? साउंड आ रहा है, थोड़ी बहुत हीट एनर्जी, मेनली साउंड और थोड़ी बहुत हीट। तो डिपेंड करता है, ये बात तो कंफर्म है, जब भी हम किसी पे काम करेंगे तो उसके अंदर एनर्जी गेन हो जानी है जिस पे काम करेंगे। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में गेन होनी है, इट डिपेंड्स कि काम किस तरह का किया गया है। हमने इसे हिट किया, तो जो मैंने हिट किया उस हिट करने से वर्क क्या हुआ? यहाँ पर साउंड एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो। कोई दिक्कत? मतलब ही नहीं। सही कह रहे, कोई दिक्कत आ जाए ऐसा मतलब ही नहीं है, ऐसा पढ़ा दिया। चलिए लिखिए, गौरी भैया बातें ना करा,
देखिए, द एनर्जी पॉजिस्ड बाय ए बॉडी the energy possessed by a body due to its change in position or shape or size is called potential energy. ठीक है, तो द एनर्जी पॉजिस्ड जब आपका किस चीज में चेंज आएगा, पोजीशन में, शेप या साइज में चेंज आ जाए, ठीक है ना। तो वर्क डन करने से शेप, साइज या पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो वो वर्क डन स्टोर होता है ऑब्जेक्ट में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या ऐसा यूनिट होगी बच्चे इसकी? जूल। एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो, एनर्जी की यूनिट जूल ही रहने वाली है, ऐसा ही। और अगर हम पूछे सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होगी बच्चे? आर। सीजीएस यूनिट क्या होगी? आर। वर्क डन के लिए भी ऐसा यूनिट जूल और सीजीएस यूनिट आर। और एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो, ऐसा यूनिट जूल और सीजीएस यूनिट आर। तो अलग से नहीं भी लिखवाऊंगा मैं, तब भी आप याद रखेंगे कि एनर्जी कोई भी हो, पोटेंशियल, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी है। जूल ऐसा यूनिट, आर सीजीएस यूनिट। ठीक, एग्जाम्पल्स लिखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिएगा, देखिए, ए स्ट्रेस्ड बो, ए स्ट्रेस्ड बो एंड एरो हैज पोटेंशियल एनर्जी। A stressed bow and arrow has potential energy due to its a stressed bow, B-O-W, and arrow, A-R-R-O-W, arrow has potential energy due to its shape. तो अभी ये मैंने बनाया क्या है बेटा? बो एंड एरो। तो ये बो है, ये एरो है। तो क्या अभी इस बो के अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं, अभी ये स्ट्रेस नहीं है, इसका थ्रेड वाला पार्ट है, ये इसका इंद्रधनुष वाला पार्ट, डोम।